हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। अभी मैंने लास्ट में 2 वीडियोस डाली थी जिसमें हमने जो जनवरी का पेपर था 2024 का, हमने वो कवर किया था, और जो अगस्त 2023 का पेपर था वो कवर किया था। उससे पहले जो दोस्तों जनवरी में पेपर हुआ था वो बहुत सारी शिफ्ट में हुआ था। तो आज जो हम कवर करेंगे उसी में से एक जो शिफ्ट हमारी जो 28 जनवरी को हुई थी 2023 में, उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसे कवर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपको शायद ही कहीं पर देखने को मिलेगा, शायद ही किसी वेबसाइट पे, या शायद ही किसी टीचर ने आपको ये वाला पेपर करवाया होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पॉसिबली आपको कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, राइजोबियम बैक्टीरिया is often found in the roots of gram, peas, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स। हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ पे पाया जाता है? ग्राम में, पीस में, मूंग, बीन और जितने भी लेग्यूम्स होते हैं उनमें पाया जाता है। द एसोसिएशन ऑफ द बैक्टीरियम विद दैट ऑफ प्लांट, जो हम इस बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन है प्लांट के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं दोस्तों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? इसमें जो जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? एक ही आपका शेल्टर को शेयर करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट लोग क्या करते हैं? एक ही शेल्टर को शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स ने और आपके किसने? राइजोबियम ने एक ही आपका शेल्टर शेयर किया। और राइजोबियम क्या करता है? इन प्लांट को हेल्प करता है। कैसे प्लांट्स को हेल्प करता है? आप सभी को पता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। किसमें? अमोनिया में। ठीक है, जब ये अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तभी हमारे, यानी कि सॉल्यूबल फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तभी प्लांट्स हमारे इस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो प्लांट को कैसे मदद करता है? हमारी जो नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में उसे लेकर उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये कैसा रिलेशनशिप बनाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, विंड पाइप रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप इन थ्रॉट। इनका कहना है जो विंड पाइप होता है हमारा वो फूड पाइप के बराबर में ही जाता है। ठीक है जी। दूसरा क्या कहा गया है? अ फ्लैप लाइक वॉल्व इज प्रेजेंट इन द थ्रॉट, कि एक फ्लैप लाइक वॉल्व हमारा प्रेजेंट होता है थ्रॉट में। ओके। एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन अ थ्रॉट। इसमें कहा गया एयर और फूड एक कॉमन पैसेज जो होता है थ्रॉट में वो शेयर करते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको पता होगा हिकअप्स, सभी को पता है हिकअप्स। हमारे हिकअप्स कब आते हैं? जब हमारा जो फूड पार्टिकल होता है खाना खाते खाते वो किस में चला जाता है? वो हमारा एयर पाइप में चला जाता है। ठीक है, और जब एयर के पाइप में जाएगा तो इसकी वजह से हमारे क्या आता है? हिकअप्स आते हैं। अगर हमारे दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, या तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो सकता था या ये स्टेटमेंट, दोनों तो सही नहीं हो सकते। एक स्टेटमेंट में कहा है कि एडजेसेंट चलती हैं, एक स्टेटमेंट में कहा है कि सेम। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है, और अगर ये वाला सही है तो सीधी सी बात है फिर ये वाला भी गलत होता। करेक्ट। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि हमारा जो विंड पाइप है वो फूड पाइप के एडजेसेंट में चलती है। यहाँ पे एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब हम फूड लेते हैं तो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर खुल जाता है और हमारा जो फूड है वो कहाँ पे चला जाता है? आपके फूड पाइप में चला जाता है।
समटाइम्स फूड पार्टिकल्स एंटर्स द विंड पाइप, कभी कभी क्या होता है वो जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या आते हैं, हिकअप्स आते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1, 2 और 4 हमारे सही हैं, और जो स्टेटमेंट 3 है वो क्या है, हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारी किससे रिलेटेड है, आपकी सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच आर रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, आप बताइए क्या है, सेरिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर, सेरिकल्चर एंड मॉरिकल्चर, सेरिकल्चर एंड एपीकल्चर, सेरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेरिकल्चर एंड मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर क्या होता है, जब हमारा किसका काम होता है, मलबरी लीव्स, इसके बारे में सभी ने सुना है ना, मलबरी लीव्स। ठीक है, जो हमारी मलबरी लीव्स होती हैं, जब उनका प्रोडक्शन होता है तो उसको हम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉरिकल्चर बोलते हैं। जब हमारा कुछ प्लांट से रिलेटेड होता है तो उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं, कुछ फ्लावर से रिलेटेड होता है तो उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Which of the following is are incorrect about neutralization reaction? इनमें से कौन सी बात जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में गलत कही गई है। आप सभी को पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है, जब हमारा एसिड प्लस बेस आपस में मिलता है तो हमारा एक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, प्लस साथ में हीट भी निकालता है। करेक्ट। तो आप इसमें कहा गया इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ये तो बिल्कुल सही बात है। हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है। इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड सॉल्ट, जी बिल्कुल सही बात है। इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड ओनली इधर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ये गलत है। देखिए, जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सॉल्ट है वो बेसिकली न्यूट्रलाइज्ड ही होगा। ठीक है, वो न्यूट्रल ही बनेगा, जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होगा, तभी तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं। हीट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होती, हीट हमेशा रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अब इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 4, सी एंड डी, ये दोनों हमारे सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इसमें से जो जो हमें प्रोसेस दे रखा है इसमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है। तो आपको पता है बच्चों, जब भी हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज हमारा वो चेंज होता है जिसमें हमारा न्यू प्रोडक्ट आपका कुछ फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी के लिए समझते हैं न्यू प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है तो केमिकल चेंज होता है। अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करते हैं तो ये हमारा केमिकल चेंज होता है, क्योंकि हमारे क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड पर एक्ट करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं। फर्मेंटेशन, ये आप ही को सभी को पता है, इसमें क्या होता है, हमारे जो स्टार्च या शुगर होता है इसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से किस में चेंज किया जाता है, अल्कोहल में। सो दिस इज ऑल्सो योर केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस, ये हर किसी को पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारे, ठीक है, आपकी सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज, वाटर और आपका ऑक्सीजन वगैरह बनाया जाता है। तो ये भी हमारा कैसा है, केमिकल चेंज है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन हमारा फिजिकल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो सॉल्वेंट है, जो भी लिक्विड है उसे हीट किया जाता है। ठीक है, और हीट करने के बाद जब हमारे सारे वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है तो यहाँ पे हमारे क्रिस्टल बह जाते हैं।
ठीक है, शुगर क्रिस्टल। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो सॉल्ट का प्रोसेस है, सॉल्ट जो निकाला जाता है समुद्र में से, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली डी। ये सिर्फ हमारा ये फिजिकल चेंज है, बाकी सारे तीनों कैसे हैं? हमारे केमिकल चेंज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, तो अब देखें, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, एक आध का ऑप्शन का भी पता है, तो आप एलिमिनेशन से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एलिफेंट दिया गया, ठीक है। अब देखिए, सेंसिटिव हियरिंग, मॉडिफाइड टीथ, स्टिकी पैड्स, लॉन्ग कर्व क्लॉज। लॉन्ग कर्व क्लॉज नहीं हो सकता, स्टिकी पैड नहीं हो सकता, सेंसिटिव हियरिंग नहीं हो सकता। तो एलिफेंट का सही क्या बैठेगा? आपका मॉडिफाइड टीथ बैठेगा। ठीक है। अब पोलर बियर आपको पता है, पोलर बियर का क्या हो सकता है? आपका लॉन्ग कर्व क्लॉज। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो इसके क्या होते हैं? स्टिकी पैड्स होती हैं। और जो लॉयन होता है उसकी कैसी होती है? सेंसिटिव हियरिंग। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में इनमें से कौन सी बात सही होगी? तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, एयर, ये हमारी क्या है? लैंड है। अब यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ पे एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एयर प्रेशर सबसे क्या होता है? हाई होता है। बट लेकिन जैसे ही धूप होती है, जैसे ही गर्मी होती है, तो ये क्या करती है, जो जब ये एयर वार्म हो जाती है, कैसी हो जाती है? हमारी एयर वार्म हो जाती है, तो ये एयर हमारी चली जाती है ऊपर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक, और यहाँ पे एक वैकेंट खाली जगह खाली बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वैकेंट, क्योंकि ये वार्म एयर तो ऊपर चली गई। अब इस वैकेंट जगह को भरने के लिए यहाँ पे कौन सी आएगी? कोल्ड एयर आएगी। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है, एयर अराउंड अस एक्सर्ट वेरी लेस प्रेशर ऑन अस। एयर जो हमारे आसपास की जो एयर है वो हमारे ऊपर कम प्रेशर लगाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जब हम खड़े हैं, ठीक है, अगर बाहर की एयर हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर से लगता है, एक प्रेशर बाहर से लगता है। तो अगर हमारी बॉडी का प्रेशर अंदर से ज़्यादा लगेगा तभी तो हम खड़े हो पाएंगे। अगर बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो हम गिर जाएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि एयर, जब एयर हमारी हीट होती है तो वो क्या करती है? एक्सपेंड होती है। ये कई बार बता रखा है, अगर हमारी एयर हीट होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी दूरी दूरी पर आ जाते हैं। ठीक है, और जब कोल होती है तो ये हम उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के पास पास आ जाते हैं। और आपको पता है, जहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसमें कहा गया है, वार्म एयर राइजेस अप एंड कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है ये तो। एज अ वार्म एयर राइजेस एयर प्रेशर दैट प्लेस इज इंक्रीज, नहीं, जब आपका वार्म एयर राइज करेगी तो आपका जो वहाँ पे एयर प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होता, वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली ए एंड सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, संजना कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट विद द सॉइल टू फाइंड द रेट ऑफ पर्कुलेशन। हमें रेट ऑफ पर्कुलेशन बताया गया। रेट ऑफ पर्कुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व है फिर। रेट ऑफ पर्कुलेशन कहता है कि जितना हमारा वाटर है उसको डिवाइड कर दो कि उसे कितना टाइम में मिला। ठीक है, ये हमारा मिनट्स में होना चाहिए और ये हमारा ml में होना चाहिए। तो आंसर यहाँ से क्या आएगा आपका? 20 ml पर मिनट। करेक्ट, 20 आ रहा, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो। ये तो आप सभी को बताएं, हमने हमारी वीडियोस में भी कवर किया है कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। लंग्स से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन में, वेन से कहाँ जाता है, हार्ट में, हार्ट से फिर हमारी आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पे जब बॉडी में क्या चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया पूरा। अब उसके बाद वेन्स क्या करती हैं, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेती हैं, फिर उसे हार्ट में भेजती हैं, हार्ट के बाद पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वो फिर लंग्स में जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो आंसर इज लंग फर्स्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनमें से पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी के किस फंक्शन से रिलेटेड है हमारा कौन सा प्रोसेस, डायलिसिस। तो इसे याद रखिएगा, डायलिसिस जो होता है हमारा किडनी का ही सप्लीमेंट होता है। किसका ही सप्लीमेंट होता है, किडनी का। जो काम, जो फंक्शन किडनी का होता है वही काम हमारा किसका होता है, डायलिसिस का होता है। जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उनके लिए डायलिसिस कहा जाता है। और किडनी का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन का। किडनी का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन का। तो डायलिसिस का फंक्शन भी क्या हुआ, एक्सक्रीशन का। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, यूनि का मतलब होता है क्या, वन, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें वन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वन रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये वन रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे स्टैमन हो सकता है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर कार्पल हो सकता है। ठीक है, और बाइसेक्सुअल क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन सेम फ्लावर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन भी होगा और कार्पल भी होगा। अब हमें यहाँ पूछा गया है कि इनमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है, तो दोस्तों इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमारा कौन सा है, पपाया। बाकी जितने भी हैं ये सब हमारे क्या हैं, आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है, हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होती है, यहाँ पे टाइम, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड। अब आपको पता है कि अगर इस तरीके का ग्राफ बनेगा तो देखिए, मान लो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या है, 5, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस 10, यहाँ डिस्टेंस 2। अब मुझे देखिए, अब ये देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, स्पीड क्या होता है आपका फॉर्मूला स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 5, स्पीड की टाइम कितना है 1, तो स्पीड कितनी हुई 5। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसमें डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड टाइम कितना है 2, तो यहाँ पे भी क्या आया 5। तो अब आप देख रहे हो इन दोनों ही केस में स्पीड क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और वो कब आ रही है, जब हमारा जो ग्राफ है कैसा बन रहा है आपका, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसमें से क्या आएगा आंसर, क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नहीं जी, वाई एक्सिस के पैरेलल है, नहीं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली अरेंज लाइटनिंग डिवाइसेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इफिशिएंसी। एनर्जी इफिशिएंसी की इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में हमें क्या लगाना है, आपके ये लगाना है। तो जब हम बात करते हैं उसकी इंक्रीजिंग एनर्जी की, एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो हमारे जो इनकांडेसेंट बल्ब होते हैं उनकी सबसे कम एनर्जी होती है। ठीक है, ये सबसे कम एनर्जी आपके कंज्यूम करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा हमारे एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो CFLs करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूबलाइट और LED। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अरेंज डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आपको पूछा गया है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि सबसे कम फ्रिक्शन किस में होगा और सबसे फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक, अब आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है, जब कोई बॉल हमारी इस तरीके, मान लीजिए बॉल है इस तरीके से जा रही है, तो ये स्लाइड कर रही, रोल कर रही है, तो दिस इज योर रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें तो आपकी जो कोई भी चीज़ है वो फटाफट से चली जाएगी। ठीक है, अब एक आपका सरफेस है, उसमें आपकी बॉल रखी और आप इसको खींच रहे हैं, तो दिस इज योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये कौन सा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और आपकी कोई बॉडी यहाँ पे अगर रेस्ट में है तो दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मुझे आप खुद बता दीजिए सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगेगा, रोलिंग में, उससे ज़्यादा स्लाइडिंग में, और सबसे ज़्यादा स्टैटिक में। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, नेक्स्ट कहा गया है साउंड वाइब्रेशन मेक्स द डैश वाइब्रेट इन ह्यूमन बींग्स। बेसिकली क्या होता है, जब साउंड होती है वो आपके वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करती है, बट वोकल कॉर्ड आपको नहीं दे रखा, तो वोकल कॉर्ड के बाद जो दूसरी चीज़ हमारी वाइब्रेट करती है वो होती है ईयर ड्रम। ठीक है, उसके बाद ईयर ड्रम क्या करता है, आपकी जो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको किसके पास भेजता है, आपके इनर ईयर के पास, और इनर ईयर के बाद वो क्या करता है, वो ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाता है कि अब हमारे को क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। आपको पता है अल्टीमेटली हम कोई भी काम करते हैं वो तभी करते हैं जब उसके जो सिग्नल्स हैं हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको हमारे लेक्चर में करवा रखा है। इसमें कहा गया है कि दो प्लेन मिरर हैं, इसके बीच में हमारे को एक कॉइन रख दिया, बताइए इसकी कितनी इमेजेस बचेंगी। तो जब दो प्लेन मिरर आपस में पैरेलल होते हैं तो इसकी कितनी इमेजेस बनती हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हमारे को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी बीमारी होगी। तो ये आप सभी को पता है दोस्तों, आयोडीन से हमारी होती है गॉइटर, आयरन की कमी से हमारे को होता है एनीमिया। यहाँ पे ट्रिक आपको मैंने बताई थी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, C4 विटामिन सी और स्कर्वी, वॉल्यूम से आपकी साउंड सेम है, B1 से बेरी बेरी। तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब सल्फर, हमारा जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड। और जब इसको हम वाटर में घोलते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये एसिड है तो ये क्या करेगा, आपके ब्लू लिटमस को चेंज करेगा, किसमें, रेड लिटमस में चेंज करेगा। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। रेड क्या होता है, बहुत हॉट हॉट कलर है, यानी कि एसिडिक। ठीक है, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, रेड कलर किसका होता है, डेंजर का, और डेंजर हमें किससे मिलता है, एसिडिक से। तो जब हम रेड आता है तो एसिडिक, और ब्लू होगा तो बेसिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है, रीजन दे रखा है, सोडियम इज स्टोर्ड इन ग्लिसरीन, सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विद ऑक्सीजन वाटर। देखिए दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सोडियम जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, लेकिन जो सोडियम है उसे ग्लिसरीन में नहीं स्टोर किया जाता, उसे स्टोर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ केरोसिन में। अगर इसके अलावा कोई भी ऑप्शन यहाँ आता है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा जो है सीड वो विंड की मदद से डिस्पर्स नहीं होता, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता। तो आपके जो ये हैं, ठीक है, ये सब तो विंड से डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन जो सैंथियम है ये हमारा एनिमल की मदद से डिस्पर्स होता है। ठीक है, किसकी मदद से, एनिमल के डिस्पर्स होता है। ये क्या करता है, आपके इसमें ना कुछ आपके कांटे, थ्रोनी थ्रोनी टाइप के इसके अंदर वो बनी हुई होती है, मतलब आकार होता है, थ्रोन से निकले होते हैं, और ये क्या करते हैं, एनिमल की बॉडी पे जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ओके इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस के बारे में इनमें से कौन सी बात आपने गलत कही है। तो इसमें कहा है द लॉ ऑफ साइंस फिक्स्ड एंड एटर्नल ट्रुथ्स। देखिए हमेशा याद रखिएगा जब हम साइंस की बात करते हैं तो कभी भी कोई भी चीज़ हमारी इसके अंदर फिक्स्ड नहीं होती। ये हमारी एक तो ऑब्जर्वेशन पे काम करता है साइंस, और दूसरा बात है ये हमेशा चेंज करता रहता है, हमेशा चेंजिंग होती रहती है। तभी तो नए नए लॉज आते हैं और पुराने लॉज के अंदर आपके चेंजेस आते रहते हैं। तभी तो अगर फिक्स हो जाएगी तो क्या नए लॉज आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। क्या कोई नई रिसर्चेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपको ये पहले में ही इसका इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए हर डे या हर दूसरे दिन आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊं, और एग्जाम से पहले पहले हम 20-25 सेट्स तक कंप्लीट कर लें, सो दैट आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे